पहले खबर आपको बताएंगे जहां पर दिल्ली धमाके में उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों के रडार पर देहरादून का एक डॉक्टर और पिथौरागढ़ की एक महिला भी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एटीएस की जांच में दोनों का संपर्क दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नबी से मिला है। डॉक्टर फरीदाबाद में रहता है जबकि महिला नोएडा में रहती है। यूपी एटीएस ने उत्तराखंड पुलिस को इनपुट भेजा था। इसके बाद एसटीएफ और इंटेलिजेंस मामले की जांच कर रही है। मामले में एडीजी वी मुरुगेशन ने कहा है अभी तक कोई भी सीधा लिंक नहीं मिला है। ये एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील एक प्रकरण है और उसको लेके पूरे देश में प्रत्येक फोर्स, प्रत्येक एजेंसी इस समय मैक्सिमम अलर्ट पे है। सभी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि किन्हीं भी बिंदुओं पे जो हमारी कोर टीम्स हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, एनआईए है और अन्य जो सीमावर्ती राज्यों की फोर्सेस हैं, उनसे समन्वय करके हम लोग लगातार जो भी कार्य, कोई जानकारी जुटा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो उत्तराखंड ही नहीं सभी फोर्सेस इस समय मैक्सिमम अलर्ट पे हैं। गाड़ियों के नियम तोड़कर हुटर और एसेसरीज लगाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के सभी आरटीओ को आदेश दिए। इसमें कहा है सभी आरटीओ को कार एसेसरीज की दुकानों पर छापेमारी के लिए कहा गया है। खासकर उन दुकानों पर छापेमारी को कहा गया है जहां गाड़ियों में डैशबोर्ड लाइट हुटर लगाने का काम होता है। बता दें कि गाड़ियों में हुटर और डैशबोर्ड लाइट लगाने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी। क्रिटिकल पार्ट्स में अगर कोई छेड़छाड़ करता है, कोई गलत लगाता है, अगर उसमें वाहन स्वामी इन्वॉल्व है तो वाहन स्वामी पे पेनल्टी, और वाहन स्वामी के बाद अगर कोई विक्रेता है, कोई डीलर है या कोई मैन्युफैक्चरर है, उन पे क्रमिक रूप से ज्यादा पेनल्टी है मिलेगा। तो इसको रोकने के लिए, अब सोर्स पे अंकुश लगाने के लिए हमने कहा है, हमने निर्देशित। हरिद्वार में मानकों को ताक पर रखकर हुटर, डैशबोर्ड लाइट और रेट्रो साइलेंसर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाली एसेसरीज की दुकानों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा। एआरटीओ प्रशासन ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम के पास दर्जनों एसेसरीज की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई दुकानों पर हुटर, मॉडिफाइड साइलेंसर, हाई बीम लाइटें और फैंसी नंबर प्लेट जैसे सामान धड़ल्ले से बिकते हुए नजर आए। संदिग्ध सामान को विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चेकिंग के दौरान गाड़ियों में हुटर, डैशबोर्ड लाइटों के इस्तेमाल से कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद हरिद्वार में परिवहन विभाग हरकत में आया है। ये जो एक्सेसरीज़ की मार्केट है वहाँ पे एक निरीक्षण किया है और जिस भी शॉप से हमें इस तरह की जो भी मटेरियल मिला है उसको हमने जांच हेतु अपने पास जब्त किया है। आजकल एक ये एलईडी लाइट्स का भी प्रचलन देखा जा रहा है जिससे कि हाईवेज़ पे जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और रोड सेफ्टी के मानकों के अनुरूप नहीं है वो, तो उन्हीं के क्रम में आज ये जांच की कार्रवाई की गई। रुड़की में परिवहन विभाग ने सिविल लाइंस के चौपाटी बाजार के पास छापेमारी की है और मानकों के खिलाफ गाड़ियों पर लगाई जा रही फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों की जांच की है। और इस दौरान बता दें आपको कि कई दुकानों से नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं। वहीं पर एआरटीओ ने सभी दुकानदारों को गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट ना लगाने की चेतावनी दी है। क्योंकि तो जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट फर्जी रूप से बनाए जाते हैं सारी हमने जब्त करी है और यदि भविष्य में ये मानते नहीं, अभी तो चेतावनी दी है, तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए राज्य की धामी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में मैकेनिक की दुकान खोलने वाले विशिष्ट समुदाय के लोगों पर एक्शन की तैयारी है और निशाने पर वो होंगे जो बिना डिग्री डिप्लोमा के मोटर मैकेनिक बन बैठे हैं। देखिए, बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड को शरण स्थली समझ बैठे लोगों पर सरकार एक्शन की तैयारी में है। शक है कि अन्य राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर लोग उत्तराखंड में बसने लगे हैं, जिनकी पहचान के लिए सरकार नया कदम उठाने जा रही है। बिना डिग्री या डिप्लोमा के मोटर मैकेनिक की दुकान चलाने वालों के लिए परिवहन विभाग पॉलिसी लाने जा रहा है। अधिकारी बताते हैं कि पिछले कुछ समय में पाया गया है कि बिना किसी तकनीकी जानकारी के लोगों ने अपनी मोटर मैकेनिक की दुकान खोल ली है। पुलिस को शक है कि सहारनपुर, शामली, नजीबाबाद जैसे इलाकों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद लोग प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब एक्शन होगा।
उसमें बड़े गैराज भी शामिल होंगे और छोटे मैकेनिक भी, उनको लाइसेंस लेना होगा। भले ही उसके लिए कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखी जाएगी, उसका पर्पस फीस लेना नहीं होगा, उसका उद्देश्य होगा कि उनको रेगुलेट कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए उनके। तो कोई ऐसा डिप्लोमा होल्डर या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके इक्विवेलेंट उसने कोर्स किया हुआ हो, तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ही उसमें गाड़ी को ठीक करने के लिए ऑथराइज हो। साथ में उसके पास जितना स्पेस हो उतनी ही गाड़ियों को वो अपने यहाँ एक्सेप्ट करे। सपोज गया कि बहुत सारे लोग जो इस प्रवृत्ति के गलत काम करने में लिप्त थे वो अन्य जगहों पर शिफ्ट होकर मैकेनिक के रूप में या चोरी की गाड़ियों को काटने में संलिप्त रहे। बीच बीच में पुलिस द्वारा भी ऐसे जब चोरी के वाहन बरामद होते हैं या कुछ चोर पकड़े जाते हैं, वाहन चोर खासकर, तो ऐसे मैकेनिक लोग पर भी शिकंजा कसा गया जो चोरी के वाहनों को बेचते हैं। न्यूज 18 ने जब मोटर मैकेनिक की दुकान में जाकर पड़ताल की तो पाया कोई सहारनपुर तो कोई मेरठ से आकर दून में कर रहा है। दून में मोटर मैकेनिक की दुकान चला रहे आशु अंसारी ने बताया कि उसके पिता सहारनपुर से 10 साल पहले दून आए थे। उसने पिता से ही काम सीखा है। ना ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, इस लाइन में आधा से ज़्यादा लोग ही मेरे ख्याल से पढ़े ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। अच्छा। और जो पढ़े हुए हैं उनसे बेटर काम करते हैं वो। अच्छा। जो हाँ जी, इसमें पढ़ाई की नहीं, माइंड की ज़रूरत है इस काम में। हाँ जी हाँ जी। वैसे किसी भी टेक्निकल काम के लिए उसकी डिटेल जानकारी होना जरूरी है, लेकिन देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पाया गया है कि बिना जानकारी के मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व इस काम में सबसे ज्यादा है। बाहरी राज्यों से आकर ऐसी दुकानें चला रहे लोगों पर सरकार अब कार्रवाई की तैयारी में है। J18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर लंबे वक्त से चिंताएं रही हैं और अब नैनीताल जिले में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बाहरी लोगों के बसने के मामलों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए और तहसीलों को लेकर CSC सेंटर्स तक डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। देखिए। नैनीताल जिले में फर्जी दस्तावेजों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्रों समेत सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तहसीलों के साथ साथ नैनीताल जिले के सभी CSC सेंटर पर भी जांच की आंच पहुंच गई है। इन सेंटरों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने में भूमिका निभाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी ही क्यों न हो। हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, ओखलकांडा, धारी और बेतालघाट जैसे इलाकों में तैयार किए गए दस्तावेजों को अब खंगाला जा रहा है। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट को रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरे नंबर पे जो उसमें वेरिफिकेशन करने वाला ऑफिसर है, इसका मतलब उसका इसमें लकुना है, उसकी संलिप्तता है, तो उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा। और जो संबंधित CSC सेंटर है जिसने या जो व्यक्ति है जिसने ये सब करने में भूमिका निभाई है, फॉर्जरी में, पर्सोनिफिकेशन में, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करी जाएगी। और राज्य बनने के बाद पहाड़ी जिलों में जनसंख्या में तेजी से बदलाव हुआ है। बाहरी राज्यों के लोग कारोबार के नाम पर नैनीताल आए और फड़, रेहड़ी, पटरी लगाने के बहाने कई तरह के दस्तावेज तैयार कर लिए। हालात इस कदर बदले कि स्थानीय लोगों के हकों पर डाका पड़ने लगा। हालांकि प्रशासन फिलहाल 3 सालों के दस्तावेजों की जांच कर रहा है, जिस पर स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2001 के बाद बने सभी दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। ये जांच जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से इनके मूल निवास प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए कि उस समय यहाँ पर कौन कौन लोग थे। अगर ये जांच अगर हमी सरकार अगर करती है तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा। इसमें बहुत बड़े अफसरों की संलिप्तता निकल के आएगी, बहुत बड़े नेताओं की संलिप्तता निकल के आएगी। अगर जांच सही तरीके से हुई तो न सिर्फ फर्जी दस्तावेजों के राज खुलेंगे, बल्कि जमीनों से जुड़े बड़े मामले भी सामने आएंगे। सवाल ये है कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये दस्तावेज बने, क्या जांच में उनकी भूमिका भी उजागर होगी? न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर से खबर है। यहां पर रुद्रपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में 2 बदमाश को गोली लग गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मौके से बदमाशों का एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर में मंगलवार को हुई लूट के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी।
इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि वारदात में शामिल 3 आरोपी संजय वन क्षेत्र में छिपे हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। बिहार में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह के साथ सीएम धामी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी के साथ काम हो रहा है। बिहार में अब ऐतिहासिक काम होंगे। नीतीश कुमार जी को और उनके दोनों मुख्यमंत्रियों को और पूरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें जो देश के अंदर मानक स्थापित कर रही है, बिहार का विकास आगे बढ़ा है, वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पर होंगे और जो औद्योगिकरण, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, नौजवानों के हित में योजनाएं हैं, वह भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। साथ ही 4 लेन 6 लेन हाईवे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार है, रेल सेवाओं का विस्तार है, उन सभी पर और तेज गति से काम होगा। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों का आंदोलन अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी ने मांगे नहीं मानी तो सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में समाधान होगा। उधर बीजेपी भी हरकत में है, देखिए। समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग पर 22,000 उपनल कर्मचारी पिछले 11 दिनों से सड़क पर हैं। सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाने का ऐलान किया, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना है कि पहले भी 4 सब कमेटियां का नतीजा शून्य रहा है। इसने विपक्ष को संजीवनी दे दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तक कांग्रेस का हर बड़ा चेहरा आंदोलन के मंच पर पहुंच गया। रावत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बोरिया बिस्तर लेकर आंदोलनकारियों के बीच बैठ जाऊंगा। वहीं गोदियाल बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो पहली ही कैबिनेट में मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। यदि ये नहीं करेंगे, जैसे खुले आसमान में उनको सोने दे रहे, तो भाई 4 दिन 5 दिन देखता हूँ, नहीं होगा तो एक दिन मैं भी यहाँ सोऊंगा, एक दिन मैं भी देखूंगा इनके साथ जो तकलीफ इनको भुगतती। हमारे हाथ में क्या है? गढ़वाली समझते हो आप लोग? उचाना है हमारे हाथ में। हमने उचाना कर रखा है, हमने उचाना कर रखा है कि पहले तो ये सरकार करे पुजाई, क्योंकि पुजाई करने के संसाधन इनके पास है। पर अगर ये सरकार पुजाई नहीं करते तो हमारी जिस दिन सरकार बनेगी, हमने ये उचाना कर रखा है कि गैरसैंण से पहली कैबिनेट में इस बात का निराकरण हम करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उस आदेश का अक्षरशः पालन हो। कांग्रेस के तेवर बढ़े तो बीजेपी ने भी मोर्चा थाम लिया। बुधवार को सैनिक कल्याण मंत्री ने उपनल कर्मियों से बातचीत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मैदान में उतरे। पहले उपनल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को फोन किया, फिर सैनिक कल्याण मंत्री से लंबी चर्चा की। भट्ट ने संकेत दिए कि बीच का रास्ता जल्द निकाल लिया जाएगा। उनके नियमितीकरण का रास्ता निकालेंगे, उसके लिए कमेटी बनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उपनल कर्मचारियों से अपील भी करता हूँ कि सरकार से उनकी वार्ता चल रही है, वार्ता बंद ना हो। कल गणेश जोशी ने वार्ता की है, निश्चित रूप से दोबारा उनसे वार्ता होगी। उनके विभाग के मंत्री उपनल क्षेत्र गणेश जी देखते ही हैं और वो भी उनके हित में हमेशा बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर समाधान से निकल जाएगा। चुनावी साल और 22,000 कर्मचारियों का गुस्सा, न सरकार इसे नजरअंदाज कर सकती है, न विपक्ष जाने देने के मूड में है। और यही वजह है कि खुले आसमान के नीचे यह आंदोलन दिन ब दिन और गर्म होता जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में पिछले 11 दिनों से उपनल कर्मियों का धरना जारी है और अब धरने में बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों के लिए धरना स्थल पर ही किचन खोला गया है। यहाँ एक टाइम में 8 बड़े पतीले चावल बनते हैं। रोज खाना बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ अलग अलग विभागों से कर्मचारी दाल चावल जरूरत का राशन डोनेट कर रहे हैं, तो कई लोग चंदा भी दे रहे हैं। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास कई दिनों का राशन कलेक्ट हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट मत करना, इससे कोई मेहमान नहीं होता और नई दिन पार्टी खुशियां इस वतन में अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता। और सभी के सहयोग से हम लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।
और दिन का भोजन यहीं बनता है, जो रात्रि में 200-250 आदमी हमारा रुकता है। उसमें लोकल हैं, कुछ गढ़वाल से आए हुए हैं। सभी लोग जो है सहयोग कर रहे हैं आपस में। मैं चावल दे रहा हूँ, कोई आटा दे रहा है, कोई तेल ला रहा, सब अपना अपना सहयोग से। ऐसा किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमको सामान दो या उनके भरोसे हम यहाँ पर। शुल्क जो चंदा है वो इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इसका जो रोजाना का हम तो अल्प वेतन भोगी है। अब तो सरकार ने 9 पे का एक काला शासनादेश भी जारी कर दिया है। तो हम लोग सब चंदा इकट्ठा करके, राशन इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे कुछ साथी बाहर से भी आ रखे, अब वो कहाँ रहेंगे रात भर, तो हमने रात भर रुकने का भी यहाँ व्यवस्था कर रखी। बागेश्वर के प्राचीन बागनाथ मंदिर परिसर में शिव मूर्ति का त्रिशूल खंडित हो गया है और सरयू नदी के किनारे भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, इसका त्रिशूल खंडित हो गया है। खंडित त्रिशूल को ठीक करने के निर्देश अधिकारियों ने दिए हैं। लोगों का कहना है कि जल्दी ही त्रिशूल को ठीक कर लिया जाएगा। तत्काल जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावी कार्रवाई और त्वरित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से आज ही एक्सीएन आरडब्ल्यूडी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि आप तत्काल जो है इसकी जो मरम्मत का कार्य है वो करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की 5 दिवसीय प्रक्रिया शुरू शुक्रवार से होगी। देखते हैं बद्रीनाथ से ये खास रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5 दिवसीय प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू होगी। पहले दिन भगवान गणेश जी के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन अन्नकूट उत्सव के बाद आदि केदारेश्वर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन खड़ग पुस्तकों का वाचन बंद होगा। चौथे दिन माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने का न्योता दिया जाएगा और अंतिम दिन यानी कि 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर भगवान बद्री विशाल के मुख्य कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और जगत मंगल के लिए निमित्त कर दिए जाएंगे। साथ ही उसके लिए पंच पूजा की जो प्रक्रिया है दिनांक 21 नवंबर से प्रारंभ होगी और 25 तारीख तक वो प्रक्रिया परंपरा रूप से चलेगी। कपाट बंद होने से पहले देश भर से आए श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हर दिन 2000 से 3000 यात्री दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि धाम में व्यवस्थाएं अच्छी हैं और दर्शन सुगम हो रहे हैं। वहीं साधु संत विशेष अनुमति के साथ 6 माह तक तपस्या में लीन रहते हैं। 25 नवंबर के बाद ये साधु संत ऊंची चोटियों पर तपस्या करते दिखाई देंगे। बहुत ही ज्यादा भावुकपन है, लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए बहुत, और कपाट 25 में बंद होने वाला है। दर्शन बहुत अच्छे हुए बाबा के। जय बाबा बद्री। कुछ ही परमिशन ले करके संत महापुरुष यहाँ साधना रत रहेंगे, शीतकाल के दौरान तपस्या में लीन रहेंगे और उसमें किसी तरह की विघ्न बाधाएं नहीं होती है। परमिशन जबकि जरूरी होती है, लेना पड़ता है, क्योंकि स्वयं की जिम्मेवारी पर रह करके यहाँ तपस्या करना पड़ता है। इस साल बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब तक 16,30,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। अंतिम दिनों में ये संख्या बढ़ने की और उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए बद्रीनाथ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा इन दिनों नैनीताल में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और नैनीताल के भवाली में दिया मिर्जा का एक वीडियो सामने आया। अभिनेत्री दिया मिर्जा क्रिसमस की तैयारियों का भी आनंद लेती नजर आई। इस दौरान दिया मिर्जा केक मिक्सिंग में शामिल हुई और इन पलों का जमकर लुत्फ उठाया है। आपको बता दें इन दिनों नैनीताल में क्रिसमस 31 की तैयारियां चल रही हैं और होटल केक मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि पर्यटकों को क्रिसमस में इसका स्वाद मिल सके। हाँ, चल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के ग्राम पंचायत शेरसी में भालू ने गाय के बछड़े पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बछड़ा घायल हो गया। बागेश्वर में कांडा रावत सेरा सड़क पर फैला कीचड़ परेशानी का सबब बन गया है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं।
अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन सहित उनकी कई मांगे हैं। बागेश्वर में बिजली की लाइन के मेंटेनेंस के काम के दौरान लापरवाही से घरों पर हाई वोल्टेज सप्लाई हो गई, जिसकी वजह से कई बिजली के उपकरण खराब हो गए। रुद्रप्रयाग में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी की 10वीं की छात्रा अंशिका जग्गी राज्य का नाम रोशन किया है उन्होंने, और यूपी में हुई पत्र वाचन प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। विकासनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ पर बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। कार्यक्रम को एक भारत आत्मनिर्भर भारत की थीम के साथ मनाया गया। रुड़की नगर निगम ने 20 नई कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर की साफ सफाई में मदद मिलेगी। अल्मोड़ा नगर निगम के एनटीडी के पास ट्रेंचिंग ग्राउंड में कई सालों से 26,000 टन कूड़ा इकट्ठा है, जिसे अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी नहीं कटेगा। सरकार ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है। अल्मोड़ा में पार्किंग की कमी होने से आए दिन जाम की स्थिति रहती है और सीडीओ और मेयर ने नगर का भ्रमण किया है। पार्किंग की संभावनाएं तलाशी हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड में लगातार भालू की दहशत बनी हुई है और ताज़ा तस्वीरें जो आई हैं मनेरी गांव से आई हैं, जहां पर 2 बड़े बड़े भालू एक साथ दिखाई दिए। दिन के समय भालू काफी बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं। भालुओं के आने से महिलाएं अब घास काटने के साथ खेतों में जाने से डर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जंगल गई महिलाओं पर भालू ने काफी अटैक किए हैं। ऐसे में भालू के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत देखी जा रही है। लोगों ने वन विभाग से भालू को जल्द पकड़ने की मांग की है। वेडिंग सीजन को देखते हुए देहरादून में आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। अब दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक शहर के अंदर भारी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरीके से बंद है। हरिद्वार की तरफ से आने वाली गाड़ियां लाल तप्पड़ के पास पार्किंग में रुकेंगी, जबकि हिमाचल पावंटा की तरफ से आने वाली भारी वाहन नया गांव में पार्क करेंगे। सहारनपुर यूपी की तरफ से आने वाले आशारूढ़ी के पास पार्किंग होगी, जबकि विकासनगर से आने वाले प्रेमनगर और सेला कई बॉर्डर पर ही अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे जलाशयों में इन दिनों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट काफी गूंज रही है। हर साल इन मेहमान परिंदों की गिनती भी की जाती रही है। आखिर इस गणन का क्या मतलब है, देखिए। कॉर्बेट से लगे इन जलाशयों में इन दिनों रौनक बिखरी हुई है। मेहमान परिंदों ने यहाँ डेरा डाला हुआ है और इनकी चहचहाट से पूरा इलाका गुंजायमान है। हर साल द कॉर्बेट फाउंडेशन इनकी गिनती करता है। ये गणना अक्टूबर या नवंबर से शुरू होती है और हर महीने 2 बार की जाती है। तो यहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि क्या पैटर्न रहा, कितने इस बार पे यहाँ पे हमारे प्रवासी मेहमान यहाँ पहुँचे हैं, किस नंबर पे पहुँचे, किस संख्या पे पहुँचे हैं, और कुछ नए अगर देखने को मिले तो उस बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, उनकी गणना करते हैं। तो हर साल हम लोग जो है यहाँ पे से ये पूरे तुमड़िया डैम को कवर करते हुए शुरू से लेके अंत तक हम लोग सर्वे करते हैं, नंबर गिनते हैं इनके और उनकी पहचान करते हैं। ये संस्था बीते 20 सालों से इनकी गिनती कर रही है, जिसके पास अब इन जलाशयों में आने वाले परिंदों का मजबूत डेटाबेस तैयार हो गया है। इस गणना का मकसद सिर्फ प्रजातियों की संख्या जानना नहीं, बल्कि इनके कम ज्यादा होने से हैबिटेट में आ रही परेशानी और क्लाइमेट चेंज का भी पता चलता है। अब तक यहाँ 45 प्रजातियों की गिनती की गई है। हमने ये देखा है कि अब जो अभी ठंड बढ़ेगी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और जनवरी के बाद फिर इनकी संख्या धीरे धीरे फिर कम होना चालू हो जाता है। जहाँ तक इनके आने का सवाल है कि इनके आने का समय लगभग आगे पीछे रहता है। जो यहाँ का जलाशय है इसमें अभी चिड़ियाँ आ चुकी हैं। कॉर्बेट अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और ये प्रवासी पक्षी इस दावे की पुष्टि करते हैं। द कॉर्बेट फाउंडेशन द्वारा तैयार किया जा रहा ये डेटाबेस आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।